बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। ठीक है, अब फंक्शन जब भी आप ड्रा करते हैं ना ज्योमेट्रिकली, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपकी डोमेन होती है और इस जगह पे आपकी क्या होती है, रेंज होती है। और जब आप किसी डोमेन की वैल्यू पे फंक्शन अप्लाई कर लें तो उसका मतलब है वो रेंज की वैल्यू बन जाती है आपके पास। अच्छा, अब इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा? फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ़ एफ ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ x1 व्हेन एवर x2 इज़ ग्रेटर देन x1। अब इस ज़रा बात को समझिएगा, x2 ग्रेटर देन x1 का क्या मतलब है कि डोमेन पे जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, डोमेन पे आगे जाते जाएंगे आप, तो फंक्शन की वैल्यूज़ पिछली वैल्यू से या तो क्या होनी चाहिए, बड़ी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती हैं, उसके इक्वल हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेन में आगे जा रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू पिछली वैल्यू से कम आना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये फंक्शन ड्रा करूँ ना, आपके पास है, सपोज़ करेंगे, देखें जैसे जैसे हम डोमेन में आगे जाते हैं फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और ये देखें फंक्शन ने क्या होना शुरू कर दिया है, डिक्रीज़ होना शुरू कर दिया, तो ये फिर इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बनेगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि जैसे जैसे डोमेन में जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है और आगे जा कहीं पे वैल्यू सेम होना शुरू हो गई है, जिस तरह मैंने ये बनाया हुआ है कि हो सकता है कि x1 और x2, जबकि x2 क्या हो, ग्रेटर देन x1 हो, वहाँ पे वैल्यूज़ इक्वल तो हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे आप आगे जाएँ तो वैल्यूज़ इक्वल होना शुरू हो जाएँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वैल्यू क्या होना शुरू हो जाए, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन अगर अगले पॉइंट पे, डोमेन के अगले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पिछले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से या तो बड़ी हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्रेटर देन का सिंबल भी आता है और इक्वल टू का सिंबल भी आ जाता है हमारे पास। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ना वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। पिछला फंक्शन तो सिर्फ इंक्रीजिंग था ना, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन एन इंटरवल जी। ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, आगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे, ये सारे किसी न किसी इंटरवल के ऊपर हम देखते हैं, मतलब किसी पोर्शन के ऊपर देखते हैं। अब अगर आप इस इनइक्वालिटी पे गौर करें ना, ये तो पिछले की तरह ही है कि जैसे जैसे आप डोमेन का अगला पॉइंट लेंगे, तो अब ये ज़रा इस इनइक्वालिटी पे गौर करें। आपको पिछले केस में क्या नज़र आया था, यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ क्या नज़र आया था, इक्वल का फंक्शन नज़र आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन की वैल्यू अगले पॉइंट पे पिछली वैल्यू से क्या क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। लेकिन जो हम कहेंगे ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, उसमें ऐसा नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पिछले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। वो लाजमी तौर पे अगले पॉइंट पे वैल्यू पिछले पॉइंट की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो जो मैंने ग्राफ बनाया ना ये वाला, तो इस ग्राफ में आप कोई भी पॉइंट ले लें, जब उस पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे ना तो उससे पिछले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी। या आप इनइक्वालिटी की फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं कि अगर मैं डोमेन का बड़ा पॉइंट लूँ तो उस पे फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। और इंक्रीजिंग की क्या थी कि अगर मैं डोमेन का बड़ा पॉइंट लूँ तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो पिछली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, इक्वल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये जो वैल्यू होती है आगे वाली, ये वैल्यू पिछली वैल्यू के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, लाजमी तौर पे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। अब डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा? जिस तरह इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था ना हमने, इसी तरह हम क्या पढ़ेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन वो होता है फंक्शन इफ एफ इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ ऑफ x2 इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ x1 व्हेन एवर x2 इज ग्रेटर देन x1। इसका मतलब क्या है कि जब आप डोमेन का आगे वाला पॉइंट देखेंगे ना, आगे वाला पॉइंट कौन सा है, x2, और पीछे वाला पॉइंट कौन सा है, x1, तो पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आगे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए ना, कोई वैल्यू डिक्रीज़ जब कर रही हो इस तरह करके, तो हम कहते हैं कि आगे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से क्या हो गई है, कम हो गई है। आगे आगे वैल्यूज़ क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं।
हाँ, इसमें एक और भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि पिछली वैल्यू के क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। जैसा मैंने ये बनाया है कि अगले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पिछले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के या तो इक्वल हो जाए या फिर इसकी वैल्यू आगे क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए और पीछे ज़्यादा होनी चाहिए। तभी हमारे मतलब नेचुरली एक हमारे माइंड में आता है कि हम डिक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे, जब आगे वैल्यूज़ कम होती जाएँ। तो ये x2 पे ज़रा गौर करना है, ये x2 मैं हमेशा x1 से बड़ा ले रहा हूँ क्योंकि डोमेन तो इधर ही इंक्रीज़ होनी है ना, हमारे पास डोमेन इधर इंक्रीज़ नहीं हो सकती। हाँ, फंक्शन की वैल्यूज़ हो सकता है कि इंक्रीज़ डिक्रीज़ किसी और सीक्वेंस में बन रही हों। तो डिक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन हम याद रखेंगे वो क्या डेफिनेशन होगी कि अगले पॉइंट पे वैल्यू पिछले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो इसी तरह जिस तरह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इसी तरह अब हम क्या देखने जा रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वो होगा जिसमें अगले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पिछले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से लाजमी तौर पे कम होनी चाहिए, इक्वल का चांस नहीं है हमारे पास। तो ये जो मैंने फंक्शन बनाया ना, आप जैसे जैसे आगे पॉइंट लेते जाएंगे तो हर आगे वाले पॉइंट पे पिछले पॉइंट से, अब मैं अगर इससे अगला पॉइंट लूँगा ना तो अगले पॉइंट पे वैल्यू पिछले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसमें कोई इक्वल का चांस नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशंस थी इंक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग में कैसे आप याद रख सकते हैं, अगर मैं समराइज़ करूँ, इंक्रीजिंग में आपकी वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी है या इक्वल हो सकती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है कि अगले पॉइंट पे वैल्यू लाजमी तौर पे बड़ी ही होनी चाहिए, इक्वल का चांस नहीं है उसमें। डिक्रीजिंग कौन सा है कि जिस पे अगले पॉइंट पे वैल्यू पिछले पॉइंट की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम या इक्वल हो सकती है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा है कि जिस पे अगले पॉइंट पे वैल्यू लाजमी तौर पे पिछले पॉइंट की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये हमने इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशंस देख ली हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा नोट है, ये 4 नोट हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इफ़ अ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग एट सम पॉइंट सी, ये देखें जो मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे, पॉइंट सी पे अगर मैं फंक्शन का बिहेवियर चेक करूँ तो ये फंक्शन सी पे क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। देन स्लोप एट दैट पॉइंट इज़ पॉजिटिव। स्लोप आप अगर इसको साथ ऐड करना चाहते हैं, स्लोप किसकी, टेंजेंट लाइन की, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज़ पॉजिटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मिसाल के तौर में क्या कहूँ इसमें कि सी पे अगर मैं फंक्शन देखूँ तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर सी पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूँगा ना तो इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। याद रखें जब भी किसी लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड हो ना हमारे पास, तो हम कहते हैं उसकी स्लोप क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होगा तो उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ स्लोप इज़ पॉजिटिव एट सम पॉइंट सी, जिस तरह सी पे स्लोप हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ सी इन विच स्लोप इज़ आल्सो पॉजिटिव। आप ज़रा एक बात को समझिएगा, ये जितना एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आप ये समझ लें ये सी का नेबरहुड है। एक तो पॉइंट सी है ना हमारे पास, तो जितना एरिया मैंने हाईलाइट कर दिया ये समझ लें सी का क्या बन गया हमारे पास, नेबरहुड है। सी का नेबरहुड यहाँ से लेके यहाँ तक समझ लें मैंने सी का क्या ड्रा कर दिया, नेबरहुड। अब इस नेबरहुड के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, किसी भी पॉइंट इधर ड्रा करें या इधर ड्रा करें, आपको टेंजेंट की स्लोप क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी आपको, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप सी पे अगर देखें तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साथ ही अगले में डिक्रीजिंग हो जाए। आपको सी के सराउंडिंग में कुछ एरिया ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसमें स्लोप हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात क्या थी, मैंने सिर्फ एक पॉइंट की बात की थी। दूसरी मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि अगर किसी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है तो उसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ एरिया ऐसा ज़रूर होगा कि जिसमें स्लोप क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब इसको ज़रा इसके देखते हैं हम, कन्वर्स क्या होता है इसका। इफ़ अ फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग एट सम पॉइंट देन स्लोप एट दैट पॉइंट इज़ नेगेटिव। अब ये देखिए ज़रा सी पे फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन का बिहेवियर चेक करें। सी पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है।
तो सी पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूँ, देखें आप कहेंगे इसमें कि ये टेंजेंट लाइन हमने ऐसे क्यों ड्रा की, या टेंजेंट लाइन हम ऐसे भी तो ड्रा कर सकते थे ऐसे, तो ये टेंजेंट लाइन अपवर्ड बन जाती। टेंजेंट लाइन हमेशा इंक्रीजिंग डोमेन की तरफ ड्रा की जाती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट लाइन हमेशा इंक्रीजिंग डोमेन, डोमेन किधर इंक्रीज़ हो रही होती है, ये इधर इंक्रीज़ हो रही होती है। टेंजेंट लाइन हमेशा किधर ड्रा की जाती है, इंक्रीजिंग डोमेन की तरफ। तो अब अगर मैं इंक्रीजिंग डोमेन की तरफ लाइन ड्रा करूँगा ना ये डायरेक्शन, तो देखें ये लाइन डाउनवर्ड बन रही है। तो जो लाइन डाउनवर्ड होती है उसकी स्लोप क्या हो जाती है हमारे पास, नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब क्या, सी पे फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है तो सी पे स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। और चौथा पॉइंट जिस तरह सेकंड पॉइंट था उसी तरह अगर मैं को रिलेट करूँ इसको, इफ़ स्लोप इज़ नेगेटिव एट सम पॉइंट, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ सी का, देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ सी इन विच स्लोप इज़ नेगेटिव। तो अब देखें अगर सपोज़ करें मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सी का क्या बना लेता हूँ, नेबरहुड। तो अब इस नेबरहुड में किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लें आप, और अगर आप उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे ना तो टेंजेंट की स्लोप किधर बनेगी, डाउनवर्ड ही बनेगी। तो ये चार नोट बड़े इंपॉर्टेंट नोट हैं कि किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा हो तो उस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव होती है, और अगर किसी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है तो उसका नेबरहुड लाजमी मिलेगा जिसमें स्लोप क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मतलब नेबरहुड में और पॉइंट्स भी होंगे जिस पे स्लोप पॉजिटिव रहेगी। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो उस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव होती है, और अगर किसी पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है तो उस पॉइंट के सराउंडिंग में भी कुछ पॉइंट ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिसमें स्लोप क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अच्छा, ये डेफिनेशंस करने के बाद आज का जो हमारा पहला थ्योरम है वो थ्योरम ज़रा देखें। इफ़ एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हो, देन एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। इसकी ज़रा स्टेटमेंट चेक करें। अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, देन एफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस पर, एक ओपन इंटरवल पे कोई ना कोई क्या होगा, ओपन इंटरवल, जिस ओपन इंटरवल के अंदर क्या होगा, सी होगा। और अगर पहला डेरिवेटिव नेगेटिव हो, मीन्स लेस देन ज़ीरो हो, तो एफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑन एन ओपन इंटरवल जी कंटेनिंग सी। अब मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बताऊँ ना तो ज़रा इस बात, एफ डैश सी ग्रेटर देन ज़ीरो का क्या मतलब है कि उस पॉइंट पर स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या शो कर रही होती, स्लोप। तो आपको कोई ना कोई ऐसा इंटरवल ज़रूर मिलेगा जिसमें वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें ना, अगर इसको ये चीज़ मैं ड्रा की है, तो इस इंटरवल के अंदर आप गौर कर सकते हैं कि हर पॉइंट पे वैल्यू पिछली वैल्यू से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर है। तो जिसमें सिर्फ ग्रेटर हो अगले पॉइंट पे वैल्यू पिछली वैल्यू से, तो उसमें वो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करूँगा कि अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर ज़ीरो हो तो उसके सराउंडिंग में आपको कोई ना कोई इंटरवल ज़रूर मिलता है जिसमें फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। और ये आगे डिक्रीजिंग के लिए भी उसी तरह का प्रूफ है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा क्या इसमें स्टार्ट करता हूँ इसको, सिंस एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इस पहले का प्रूफ कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अच्छा जी, सिंस एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सी पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, सिंस स्लोप इज़ पॉजिटिव एट सी, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल जी कंटेनिंग सी सच दैट एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं ना, ये असल में हमारा कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। इफ़ स्लोप इज़ पॉजिटिव एट सम पॉइंट सी, देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड। ये नेबरहुड वही इंटरवल है जी, सी का जो नेबरहुड मैंने लिया था ये असल में क्या है, वो इंटरवल हमारा कौन सा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, जी, इन विच स्लोप इज़ आल्सो पॉजिटिव, जिसके अंदर स्लोप हर पॉइंट पे क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो ये वही बात मैंने दो लाइनों के अंदर लिखी हुई है कि सिंस एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज स्लोप इज पॉजिटिव एट पॉइंट सी, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, ये उसकी सराउंडिंग है किसकी, सी की, जिसके अंदर सी लाई कर रहा है, सच दैट कि उस सारे इंटरवल के अंदर जो मर्जी पॉइंट लेंगे ना उस पर स्लोप आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, उस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर स्लोप आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अच्छा जी, अब ज़रा इस बात को ज़रा देखिएगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जी, वो जो मैंने इंटरवल सपोज किया हुआ है ना,
ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा भी कर लूँ साथ कि सपोज़ करें मैंने ये सपोज़ किया हुआ है कि सी जो है मेरे पास, इस पर स्लोप क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है, एफ डैश सी। अब इसके सराउंडिंग में मैं एक इंटरवल ले रहा हूँ, तो आप इंटरवल ज्योमेट्रिकली नज़र आ रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसमें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये मैंने क्या नाम दिया, और इसके अंदर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट x1 ले रहा हूँ और एक पॉइंट कौन सा ले रहा हूँ, x2 ले रहा हूँ। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जी, से x2 इज़ ग्रेटर देन x1, कि x2 x1 से बड़ा है। ठीक है, x2 x1 से बड़ा है। अच्छा जी, देन f इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन x1 x2, तो x1 से लेके x2 तक जो है ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, और x1 से x2 तक हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। देखें ये बात मैं ऐसे नहीं लिख रहा, आगे चल के हम एक थ्योरम करना है, उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये जो जी इंटरवल है, जी इंटरवल के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो जी पूरे इंटरवल के अंदर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो x1 से लेके x2 तक भी डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है f x1 और x2 ओपन इंटरवल पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो तो उसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूस भी होता है। ये आगे चल, अभी इससे नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास एक आएगा हमारे पास, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो कॉन्टीन्यूस भी होता है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि x1 x2 मैंने जी से लिए हैं, और साथ ही मैंने कह दिया कि x1 से x2 पे कॉन्टीन्यूस है और x1 x2 पे डिफरेंशिएबल भी है वो। तो इसका मतलब ये इससे हम मैंने लिखा है, चूँकि मैंने क्या कहा हुआ है, जी के हर पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉजिटिव रह रहा है, जब एग्जिस्ट करेगा तो पॉजिटिव रह रहा है ना हमारे पास। तो जब डिफरेंशिएबल x1 से x2 तक हो गया तो फिर वो कॉन्टीन्यूस भी होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा बात को समझिए, मैं फंक्शन कौन सा ले रहा हूँ, एफ कॉन्टीन्यूस है और साथ क्या है, डिफरेंशिएबल है। इंटरवल कौन सा है, x1 से लेके कहाँ तक है, x2 तक है। कॉन्टीन्यूस है x1 से x2 तक, डिफरेंशिएबल है x1 से x2 ओपन इंटरवल पे। तो इसका मतलब है ये फंक्शन कितनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 कंडीशन। आपको पता है रोल्स की 3 होती थी और मीन वैल्यू थ्योरम में कितनी कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशन होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो 2 कंडीशंस जो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो जितने इंटरवल पर होता है, जितने इंटरवल पर होता है उस इंटरवल के अंदर हमें एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलता है कि जिस पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो असल में किसके इक्वल होता है, फंक्शन की वैल्यू एट एंड पॉइंट माइनस फंक्शन की वैल्यू एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये मैंने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया है, वो जो आपको याद होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी होता था। तो यहाँ पे सी की जगह मैंने क्या ले लिया है, C1, बी की जगह पे क्या है, x2 है, और ए की जगह पे क्या है, x1 है। ये वही मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, वहाँ पर असल में इंटरवल कौन सा होता था, ए बी होता था, और पॉइंट क्या लेते थे हम, सी। यहाँ पॉइंट मैंने C1 ले लिया और पॉइंट ए बी की जगह पे कौन से आ गए हैं, x1 और x2 आ गए हैं। अब ये जो मैंने लिखा है कि एफ डैश C1 क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसकी रीज़न क्या है जी, कि सिंस C1 किस से बिलोंग कर रहा है, जी से। जी से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखें ना C1 किसके दरमियान में है, x1 और x2 के दरमियान में। x1 और x2 के जब दरमियान में कोई पॉइंट C1 आएगा तो लाजमी तौर पे वो जी में भी तो आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जी तो सारा है और x1 x2 जी के अंदर है और C1 x1 और x2 के अंदर है, तो लाजमी तौर पे C1 फिर जी के अंदर भी आएगा। और हमने कहा हुआ है कि जी का कोई भी पॉइंट लें, हम जी का कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चूँकि C1 भी जी का पॉइंट है, ये मैंने ऊपर कहा था, आपको याद होगा कि जी के हर पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, तो C1 भी किसका पॉइंट है, जी का। तो C1 पे डेरिवेटिव भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मींस ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। तो अब ज़रा इस पर प्रॉपर्टी लगाएं यहाँ से, चूँकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं और ये चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये चीज़ डायरेक्टली ज़ीरो से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, x2 माइनस x1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से अगर मैं इसको क्रॉस इधर कर दूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और अगर मैं x1 को उठा के इधर ले जाऊँ तो एफ ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन x1। तो आपको याद है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, कि x2 क्या है, ग्रेटर देन x1 है।
तो इसका मतलब है ये आगे चल के क्या आ गया, एफ ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन x1। तो क्या आपको ये डेफिनेशन याद है कि ये किसकी डेफिनेशन है? ज़रा देखें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 हो और अगर हमारे पास का आंसर क्या आ जाए एफ ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन x1, इक्वल तो नहीं है ना, अगर तो इक्वल होता फिर हम कहते हैं ये इंक्रीजिंग है। तो ये एफ ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन x1 जो कि हमारे पास यहाँ पर आया है, ठीक है। एफ ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन x1 व्हेन एवर x2 इज़ ग्रेटर देन x1। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन होगा ये फिर कौन सा फंक्शन बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये हमने जो इनइक्वालिटी प्रूव की है ये कौन सी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सो फॉर x1 x2 सच दैट जब x2 x1 से बड़ा है वी हैव एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन x1, दिस इम्प्लाइज f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग इन जी कंटेनिंग सी। तो वो ओपन इंटरवल कौन सा था, जी, जिसके अंदर क्या लाया कर रहा था, सी। और हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ असल में उस इंटरवल के अंदर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर कब बनता है, जब आप उसके कितने पॉइंट लें, 2 पॉइंट, और उनकी एक रिलेशन शो करें, और अगर वही रिलेशन आपको रेंज के अंदर मिले, ठीक है। जो रिलेशन डोमेन के अंदर है वही रिलेशन कहाँ पे मिले, रेंज के अंदर। जिस तरह यहाँ पे रिलेशन क्या था, x2 इज़ ग्रेटर देन x1, तो सेम रिलेशन अगर आपको रेंज में मिल रहा है तो फंक्शन कौन सा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अब डिक्रीजिंग का थ्योरम का प्रूफ आपने खुद करना है, इसमें सिमिलर होगा बिल्कुल इसके साथ का, तो हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का प्रूफ किया है। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि स्टेट एंड प्रूव डरबॉक्स थ्योरम। डरबॉक्स थ्योरम हमने स्टेट भी करना है और इसको हमने क्या करना है, प्रूव भी करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव डरबॉक्स थ्योरम। इफ़ एफ इज़, इसकी स्टेटमेंट जी, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, कि अगर एफ़ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए बी ओपन इंटरवल पे। अब ये ज़रा आगे वाली बात ध्यान से समझिएगा कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हम ए पर लें तो मेरे पास कोई ना कोई क्या आएगा, नंबर आएगा, और अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ तो इसका भी आंसर कोई ना कोई क्या आएगा, नंबर आएगा। अब लैम्डा भी हमारे पास कोई ना कोई क्या है, नंबर, वेयर लैम्डा इज़ अ नंबर। अब लैम्डा ऐसा नंबर है जो ए पे डेरिवेटिव की वैल्यू वाले नंबर से बड़ा है और बी पे डेरिवेटिव वैल्यू जो नंबर हमारा आएगा उससे छोटा है। देन देयर एग्जिस्ट, आगे क्या होगा, लैम्डा के बारे में मैंने क्या बताया कि ए पे डेरिवेटिव वाले नंबर से बड़ा है और बी पे डेरिवेटिव वाले नंबर से छोटा है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, तो हमें सी कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेके बी तक, सच दैट कि फिर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू लैम्डा के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये इसको मैं अभी ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करता हूँ, ये बात समझना इतनी मुश्किल नहीं है। आप इस तरह, हमने एक इसको, इसका दूसरा नाम होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट, पेपर में ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को समझें ज़रा, मैं एक जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ करें ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, मैं रफ सा बना रहा हूँ कि ये 1 है, 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है ना, सपोज़ करें मेरे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। और अगर मैं सपोज़ करें ये पॉइंट कौन सा है, 3 है, तो इस पे अगर फंक्शन की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ तो सपोज़ करें मेरे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि फ़ंक्शन की वैल्यू 1 पे किसके इक्वल है, 3 की, और फंक्शन की वैल्यू 3 किसके इक्वल है, 6 के, ठीक है। अच्छा जी, आप ज़रा इस बात को समझें, अगर मैं नंबर 4 लूँ तो मुझे पता है कि ये नंबर जो 4 है मेरा, 4 नंबर, इस बात को ज़रा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं नंबर ये 3 और 6 नंबर आपके माइंड में है ना, तो इनके दरमियान में कोई नंबर लें, मतलब ये कोई ग्राफ इस तरह करके बन रहा होगा ना हमारे पास, इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं अगर यहाँ पे सपोज़ करें मेरे पास नंबर 4 है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो नंबर 4 है ये 3 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है। अब ज़रा इसको देखें ना ज़रा, सपोज़ करें ये मेरा नंबर कौन सा है, लैम्डा है, तो ये फंक्शन की वैल्यू कौन से पॉइंट पे थी, 1 पे, और ये फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, 3 पे, ठीक है। तब होगा क्या कि अगर लैम्डा ऐसा नंबर हो जिस पे
जिसकी वैल्यू फंक्शन के मतलब एक एंड पॉइंट पे वैल्यू से बड़ी है और दूसरे एंड पॉइंट से क्या है, छोटी है, तो मुझे डोमेन के अंदर कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा 1 और 3 के दरमियान में। जिस तरह यहाँ पे मैं पॉइंट सी ले रहा हूँ, किसके दरमियान में, ए और बी के दरमियान में, तो मुझे 1 और 3 के दरमियान में कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जिस पे अगर फंक्शन की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा ना, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के। मीन्स ये ज़रा देखें आप ज़रा, मुझे सी पॉइंट ए और बी के दरमियान में, जिसने सपोज़ कर लें ये ए और ये क्या है, बी है, तो मुझे कोई पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलेगा किसके दरमियान में, ए और बी के दरमियान में, कि अगर मैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो वो असल में लैम्डा वाले नंबर के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि ये मिड वैल्यू पे कहीं पे आपको ना, मिड जो डोमेन की वैल्यू होती है उस पे आपको कोई डोमेन की रेंज की इंटरमीडिएट को दरमियान वाली वैल्यू दे रहा होता है आपको। तो स्टेटमेंट जल्दी से दोबारा देख लें, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, और लैम्डा कोई नंबर है जिसका एक पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू से बड़ा है और दूसरी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू से छोटा है ये लैम्डा नंबर, तो हमें फिर उस डोमेन ए से बी के दरमियान में कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा कि उस पॉइंट सी पे वैल्यू फिर उस लैम्डा के क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो इस डरबॉक्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ। अब ये फ़ंक्शन कैसे डिफ़ाइन किया है, ये बड़ा मतलब इसको याद रखिएगा। जो चीज़ आपने प्रूव करनी है ना, जो चीज़ आपने प्रूव करनी है उसको एक साइड पे ला के आप उसकी इंटीग्रेशन कर दें। या आप इस तरह देखें ना, जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा एफ़ डैश की, तो ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है। ठीक है, खाली क्या रह जाएगा, एफ़ रह जाएगा। जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे एक्स पुट करें। अगर मैं इधर इंटीग्रेशन करूँगा तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। तो इसको एक साइड पे लेके जाना है। क्या करना है, फंक्शन की इंटीग्रेशन करें। जो आंसर है डरबॉक्स थ्योरम का, इसकी क्या करें, इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन ये बनेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो लैम्डा को उधर लेके जाएँ और जो सारी वैल्यू आएगी उसको एक नए फंक्शन का नाम दे दें। ठीक है। डरबॉक्स थ्योरम में हमने फंक्शन कैसे सपोज करना है, जो आंसर लेके आना है उसकी इंटीग्रेशन करें और उसको एक साइड पे ले जाके उसको एक फाई ऑफ एक्स नए फंक्शन का नाम दे दें। उसको डिफाइन अ फंक्शन फाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा एक्स, देन फाई इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी। वाई फाई इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, बिकॉज ये देखें फाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब आप कहेंगे एफ ऑफ एक्स के बारे में तो सिर्फ डिफरेंशिएबल बताया गया, कॉन्टीन्यूस नहीं बताया गया। तो याद रखें, हर फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है वो लाजमी तौर पे साथ क्या होता है, कॉन्टीन्यूस में होता है। माइनस हो रहा है लैम्डा एक्स। अब ये एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल तो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस भी होते हैं और क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल भी। तो इट मीन ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, उसमें माइनस हो रहा है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो ये किसके इक्वल है, फाई के। तो फाई भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज also continuous. Also phi is differentiable. Why? Because f is differentiable and polynomial function is also differentiable. So difference of two differentiable function is also differentiable. अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट बात है इसमें ज़रा देखने वाली, उसमें हम ज़रा जाने जा रहे हैं उस पर। फाई डैश एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। अब इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने नहीं जा रहा, मैं इसको ज़रा एक डिफरेंट स्ट्रेटजी से प्रूव करने जा रहा हूँ। ये मुझे पता है फाई कॉन्टीन्यूस भी है, फाई डिफरेंशिएबल भी है। अब मैं फाई का ज़रा डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूँ। किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 पे जाएं ज़रा अगर आप, तो फाई डैश एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस लैम्डा, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। अब फाई डैश एट ए मालूम करें, एफ ऑफ डैश ए माइनस लैम्डा बन जाएगा यहाँ से इसको। और फाई डैश बी अगर मालूम करूँ तो एफ ऑफ बी माइनस क्या बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा। फाई डैश एट ए इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस लैम्डा, फाई डैश एट बी इज इक्वल टू एफ डैश बी माइनस लैम्डा। हमें क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था ना, वो गिवन क्या चीज़ थी, अगर वो देखें ना अगर आप, तो क्या था, लैम्डा लेस देन एफ डैश एट बी। ये तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था ना। अगर स्टेटमेंट की चेक करेंगे आप, मतलब डरबॉक्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर आता है, तो उससे अगर मैं ये पार्ट ले लूँ कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो एट ए है वो लेस देन क्या है, लैम्डा। और दूसरी बात हमें क्या बताई गई है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट बी जो है वो लैम्डा से बड़ा है। फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए लैम्डा से छोटा है और फंक्शन का डेरिवेटिव एट बी लैम्डा से बड़ा है। अब अगर मैं लैम्डा को इधर लेके आऊँ तो एफ डैश ए माइनस लैम्डा इज़ लेस देन 0। अब एफ डैश ए माइनस लैम्डा ये किसके इक्वल है, फाई डैश एट ए के। ये पीछे जो भी हमने कैलकुलेट किया है फाई डैश एट ए। ठीक है,
फाइव डैश एट बी, अगर मैं लैम्डा को इधर लेके आऊँ तो फाइव डैश एट बी माइनस लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब एफ डैश बी माइनस लैम्डा, एफ डैश बी एट माइनस लैम्डा किसके इक्वल है, फाइव डैश बी के, पीछे हमने कैलकुलेट किया है। तो अब बात को समझें, ए पर स्लोप जो है, ए पर फाई का डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, ए पर फाई का डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है। इसका मतलब समझें, जब किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे और उसकी सराउंडिंग में फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। मतलब आप बात को समझ रहे हैं कि पॉइंट ए पर स्लोप कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो हमने बड़ा क्लियरली देखा था कि जिस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव आ रही हो उसकी सराउंडिंग में फंक्शन क्या कर रहा होता है, डिक्रीज़ कर रहा होता है। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा जी, अब ज़रा दूसरी बात चेक कीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब ज़रा बी पर डेरिवेटिव देखें क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो। बी पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब बी जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हो उस पे स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव। जिस पे स्लोप पॉजिटिव हो उसके सराउंडिंग में फंक्शन क्या कर रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। बी पर चूँकि स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है बी के सराउंडिंग में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा। तो ये दो बातें ज़रा देखें, क्योंकि ए पे स्लोप नेगेटिव है तो उसके सराउंडिंग में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये बात हमने देखी है। ये देखें ज़रा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सी पे स्लोप नेगेटिव थी तो सराउंडिंग में फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। सी पे स्लोप पॉजिटिव थी तो सराउंडिंग में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो यही बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हुआ क्या है, आप ज़रा ये सिनेरियो चेक करें ना। अगर ए पे डिक्रीजिंग है और बी पे क्या है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है बीच में कहीं इस तरह ज़रूर हुआ है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आई है। बात समझ रहे हैं, ए पे डिक्रीजिंग है और बी पे क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब है बीच में फंक्शन ऐसे आया ना घूम के। फिर तो जब ऐसे फंक्शन मूव करके आया तो कोई ना कोई पॉइंट बीच में लाजमी होगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम होगी। ये जो मैंने ग्राफ ड्रा किया ना, मैंने इन दो लाइनों से ड्रा किया है कि ए की सराउंडिंग में डिक्रीजिंग है और बी के सराउंडिंग में इंक्रीजिंग है। बी हमेशा ये द राइट पे ही होगा ए के, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है, फाई ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा एट सम पॉइंट से सी बिलोंग्स टू ए बी। तो ए और बी के दरमियान में कोई पॉइंट क्या एग्जिस्ट करेगा, सी, जिस पे फंक्शन का लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ऐसे होता कि ए पे स्लोप पॉजिटिव होती, मतलब ए पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और बी पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ए और बी के दरमियान में कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर है जिस पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये दोबारा मैं कहता हूँ, ए पे स्लोप पॉजिटिव हो, बी पे नेगेटिव हो, तो दरमियान में मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। और अगर ए पे स्लोप नेगेटिव है, बी पे स्लोप पॉजिटिव है, तो बीच में फाई ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम एट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी। अच्छा, सिंस फाई हैज़ लोकल मिनिमम एट सी, फाई वाला जो फंक्शन है उसका लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, सी पे। तो याद रखें ये हमारे एक्सट्रीमम के पॉइंट्स होते हैं, और जिस फंक्शन का लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करे या लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करे किसी पॉइंट पर, उस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव उस पॉइंट पर किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। आपको पता है कि मिनिमम पे जब मैं करूँगा ना इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ, तो वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब है एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा, या फाइव डैश सी किसके इक्वल ज़ीरो आ जाएगा। पॉइंट ये है कि अगर किसी फंक्शन का एक्सट्रीमम एग्जिस्ट कर रहा हो किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। अब फाइव डैश सी किसके इक्वल है जी, एफ डैश सी माइनस लैम्डा, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है इसमें, पीछे देखा था कि एफ फाइव डैश एक्स किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स माइनस लैम्डा के। तो अगर मैं फाइव डैश सी मालूम करूँगा तो क्या आएगा, एफ डैश सी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप इधर से लैम्डा को उधर लेके जाएं तो देखें, आप ज़रा बात को समझें, ये सी पॉइंट कहाँ पर था, ए और बी के दरमियान में। तो ए और बी के दरमियान में हमें एक पॉइंट सी ऐसा मिल गया है कि जिस पे डेरिवेटिव की वैल्यू असल में उस लैम्डा के क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। वो अगर स्टेटमेंट दिखाऊँ मैं आपको उसमें, तो ये स्टेटमेंट देखें ज़रा, लैम्डा नंबर था,
ए पे वैल्यू और बी पे डेरिवेटिव की वैल्यू के दरमियान में तो हमने कहा था कि हमें सी पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पे डेरिवेटिव वैल्यू असल में से लैम्डा के इक्वल हो जाएगी। तो ये मैथमेटिकली हमने पहले फंक्शन सपोज किया है, फंक्शन सपोज करने के बाद हमने उस पर डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगा के ए की सराउंडिंग में डिक्रीजिंग, बी की सराउंडिंग में इंक्रीजिंग, तो इनके दरमियान में एक मिनिमम वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम वाले पॉइंट पे फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वहाँ से हमने वैल्यू लगा के ये हमारा बेसिकली क्या प्रूव हो गया है, डरबॉक्स थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जी हमारा जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ज़रा इस थ्योरम की पहले स्टेटमेंट चेक कर लें कि एक हमारा फंक्शन है जो कहाँ से है, आई से लेके आर पे है। आई कोई भी हमारा सेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। पहले ज़रा स्टेटमेंट को समझें। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आई टू आर हैज़ डेरिवेटिव एट सी बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब है कि एफ डैश सी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। बात को समझ रहे हैं कि फंक्शन हमारा आई से आर पे और उस फंक्शन का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डेरिवेटिव एट सी बिलोंग्स टू आई, देन एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट सी। कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो लाजमी तौर पे फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होता है, कॉन्टीन्यूस भी होता है। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्स बनता क्या है कि अगर सी किसी पॉइंट, अगर फंक्शन किसी पॉइंट सी पर कॉन्टीन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर क्या एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और prove that if a function is differentiable at some point c then f is also continuous at that point। कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है तो लाजमी तौर पे उस पॉइंट पर क्या है, कॉन्टीन्यूस भी होगा। बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। आल्सो गिव काउंटर एग्जांपल। मैं अगर ज्योमेट्रिकल इसको समझाना चाहूँ ना तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ज्योमेट्रिकली कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस कैसे होता है कि जब उसमें कोई ब्रेक हमें नज़र ना आ रही हो तो मैं कहूँगा ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो हाँ जी ये भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। क्या ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यस, क्योंकि ये स्मूथ है फंक्शन, ठीक है। कहीं पे किंक्स आपको नज़र नहीं आ रहे, कहीं पे ब्रेक नज़र नहीं आ रही, ये किंक नहीं है, ये कॉन्टीन्यूस ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आप चलें डिफरेंशिएबिलिटी के हवाले से देखें ज़रा इसको। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लाजमी तौर पर साथ ये क्या है, कॉन्टीन्यूस भी है। मुझे बताएं ये फंक्शन ये कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। एक तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए और दूसरा स्मूथ होना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि ब्रेक नहीं है फंक्शन में तो वो लाजमी तौर पे क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस तो हो जाएगा ना हमारे पास। हाँ अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस है ये वाला फंक्शन, तो इसमें चूँकि हमें किंग्स नज़र आ रही हैं तो ये कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। यही वो बात कर रहा था कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो होता है लेकिन हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन लाजमी तौर पे ये नहीं होता कि वो साथ क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सपोज़ एफ हैज़ डेरिवेटिव एट सी। मैं इस थ्योरम का प्रूव कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं एक पॉइंट सी ले रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज़ एफ डैश सी की जो ट्रेडिशनल हमारे पास डेफिनेशन है उसकी वो कौन सी है कि एफ डैश सी इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ये डेफिनेशन है ना इसकी ट्रेडिशनल हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा इस वैल्यू को यहाँ पे छोड़ के यहाँ से मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको पीछे इससे कोई रिलेट नहीं खींचिएगा। मैं एक नई वैल्यू ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी मैंने एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस सी से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैं दोनों साइड पे क्या ले रहा हूँ, लिमिट ले रहा हूँ। मैंने इस साइड पे भी लिमिट ले ली है और इस साइड पे क्या ले ली है, लिमिट ले ली है मैंने, ठीक है। अब लिमिट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सारी वैल्यू आप सिंगल वैल्यू कंसीडर करें और ये वैल्यू दूसरी वैल्यू कंसीडर करें। दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो लिमिट मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि पहली वैल्यू की लिमिट अलहदा आ जाएगी और दूसरी वैल्यू की लिमिट अलहदा आ जाएगी। इधर क्या हुआ है, चूँकि एफ ऑफ सी एक नंबर है
तो नंबर की लिमिट नहीं आती, लिमिट हमेशा जिस पे ये वेरी कर रहा हो, जिस पे लिमिट ये वेरिएबल होता है जिस पे, उस पे अप्लाई होती है। मतलब यहाँ पर ये लिमिट इस पे अप्लाई नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे हमें ये पैरामीटर ही नज़र नहीं आ रहा। तो ये लिमिट पहली वैल्यू पे अप्लाई होगी माइनस एफ ऑफ सी, ये एफ ऑफ सी विदाउट लिमिट है अब, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट काम क्या हम कर रहे हैं इसमें कि ये जो हमने देखा है इसमें कि एफ ऑफ एक्स पे लिमिट हमारे पास, और ये मल्टीप्लिकेशन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, वो मैंने अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, मुझे बताएं ये वैल्यू किसके इक्वल बन गई है। ये तो वैल्यू हम देख के आए हैं किसके इक्वल है, एफ डैश सी। तो यहाँ पे एफ डैश सी आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, सी माइनस सी क्या बन जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे एफ डैश सी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो मेरे पास आ जाएगा। तो ये उधर पहली वैल्यू क्या बन गई है, एफ डैश सी बन गई, और आगे मैंने लिमिट पुट कर दी तो क्या बन गया, सी माइनस सी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू एफ डैश सी इंटू ज़ीरो। तो ये क्या बन गया, लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं इधर से उसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये क्या बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जी एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी पॉइंट पे लिमिट और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल आ जाए तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो जाता है, कॉन्टीन्यूस हो जाता है। तो मैंने स्टार्ट में क्या सपोज किया था कि सी पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डेरिवेटिव। मैंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए, सिंपल सी एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और आगे उसको कैलकुलेट करके लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया। इसका मतलब है अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो मैंने प्रूव कर दिया है कि उस पॉइंट पर साथ ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूस भी होगा। अब कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मैं काउंटर एग्जांपल दूंगा, अगर आप काउंटर एग्जांपल दे देना कि कोई ऐसा फंक्शन है जो जिस पॉइंट पर वो कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस तो मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये मैं एक फ़ंक्शन सपोज कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। याद रखें मॉड ऑफ एक्स की तीन मॉड वाले फंक्शन की तीन वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है। एक वैल्यू होती है इसकी माइनस एक्स, इस मॉड वाली वैल्यू का आंसर माइनस आता है। एक इस मॉड वाली वैल्यू का आंसर पॉजिटिव आता है, और एक इस मॉड वाली वैल्यू का आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है, ठीक है। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स, इसका आंसर नेगेटिव होगा जब एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। मॉड वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है जब ये एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और इस मॉड वाले फंक्शन का आंसर ज़ीरो होगा जब एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये बेसिकली मैंने कौन सा फंक्शन बना दिया है, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन की डोमेन इस तरह पार्टीशन हुई होती है कि लेस देन ज़ीरो के लिए और फंक्शन होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए और फंक्शन होता है, और अगर किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू, मतलब ये सेपरेटेड फंक्शन हम इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन जो होता है, जिसकी वैल्यूज़ डोमेन के किसी पॉइंट पे स्प्लिट हो जाती हैं कि डोमेन की लेफ़्ट पे और वैल्यू और डोमेन की राइट पे उस पर और वैल्यू पॉइंट पर। तो ये जो फंक्शन मैंने सपोज किया है ना, ठीक है, तो पहले मैं इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट लेता हूँ। पहले मैं इसकी क्या चेक करने लगा हूँ, कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी में ये फंक्शन प्रूव करने लगा हूँ कि ये ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, अब कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए आपको पता है स्टेप फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी कैसे चेक की जाती है, उसमें तीन वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड वैल्यू मालूम करने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड को लिखा कैसे जाता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, और लेफ्ट हैंड लिमिट में आप एफ ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, एक्स लेस देन ज़ीरो वाली। लेफ़्ट लिमिट में ये नंबर जो अप्रोच कर रहा होता है ना ज़ीरो को, तो उसको हमने एक्स लेस देन लेना होता है, एक्स इस नंबर से छोटे वाली में, लेफ़्ट में ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो मैंने ये लेफ़्ट हैंड लिमिट में एक्स लेस देन ज़ीरो वाली वैल्यू ले ली है माइनस एक्स। अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब मैं कौन सी लिमिट लेने लगा हूँ, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को लिखा कैसे जाता है कि इस नंबर पर पॉजिटिव आ जाता है, और अब आपने x ग्रेटर देन ज़ीरो वाली वैल्यू लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन ज़ीरो लेना, इस नंबर को इससे छोटा रहना होता है, और राइट हैंड लिमिट में इस नंबर को इससे बड़ा रहना होता है, x ग्रेटर देन ज़ीरो। तो x ग्रेटर देन ज़ीरो में देखें शाबाश सामने कौन सी वैल्यू है हमारे पास, x है। मैं लिमिट पुट करूँगा तो फिर क्या आ जाएगा आंसर, ज़ीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आ चुका है, ज़ीरो। अब एफ ऑफ ज़ीरो ये होती है, इसका असल में हम नाम रखते होते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए लिमिट नहीं लिखी जाती, क्या काम किया जाता है, एफ़ के आगे वो नंबर पुट किया जाता है जिस पे कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे होते हैं,
और इधर इन तीनों वैल्यू में से सिलेक्ट कौन सी की जाती है, इक्वल वाली वैल्यू। ये BSc लेवल तक आप इसमें इंटर में भी आप कॉन्टीन्यूटी करते रहते हैं कि जिस नंबर पे कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट में उस नंबर से छोटी वैल्यू लेनी होती है x लेस दैन, राइट हैंड लिमिट में x को उससे ग्रेटर लेना होता है, और एग्जैक्ट वैल्यू में असल में आप लिमिट नहीं लिखते, f के आगे वो नंबर पुट करते हैं और इधर से वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करते हैं, इक्वल वैल्यू। तो देखें हुआ क्या है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। जब ये तीन चीज़ें इक्वल आ जाएँ तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो जाता है, कॉन्टीन्यूस। इसका मतलब है ये ऐसा फंक्शन है जो ज़ीरो पे क्या हो गया है, कॉन्टीन्यूस हो गया है। अब मैं कॉन्टीन्यूटी के बाद क्या चीज़ चेक करने लगा हूँ, ज़ीरो के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी। इसका मतलब मैं ज़ीरो के ऊपर डेरिवेटिव चेक करने लगा हूँ। तो याद रखें जिस तरह स्टेप फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी में लेफ़्ट हैंड लिमिट अलहदा आती है, राइट हैंड लिमिट अलहदा आती है, इसी तरह स्टेप फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी में भी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव अलहदा आता है और राइट हैंड डेरिवेटिव अलहदा आता है। जिस तरह लेफ़्ट हैंड लिमिट में आप x लेस देन वाली वैल्यू सेलेक्ट करते थे, इसी तरह लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में f ऑफ x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जिस तरह राइट हैंड डेरिवेटिव में f ऑफ x की वैल्यू x ग्रेटर देन ज़ीरो वाली सिलेक्ट करते थे, इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव में भी आप यही काम करेंगे। अच्छा जी, अब लेफ़्ट हैंड जो हमारा डेरिवेटिव होता है इसको लिखा कैसे जाता है, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, ये f डैश डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, L स्टैंड फॉर लेफ़्ट, और ये क्या आ गया, ज़ीरो। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो, इसका फार्मूला क्या होगा, हम यहाँ पर पहले एक दफ़ा ऊपर माइनस लिखते हैं ये शो करने के लिए कि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे f, ये फार्मूला वही डेरिवेटिव वाला है। f डैश ज़ीरो क्या बनता है, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ x माइनस f ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय x। ये ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव की होती है, लेकिन ये लेफ़्ट है तो गौर करें f ऑफ x की वैल्यू ये मैंने क्या लिखी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में स्टेप फंक्शन में f ऑफ x की वैल्यू x लेस देन ज़ीरो वाली लिखी है मैंने, और f ऑफ ज़ीरो तो मुझे पता है ना किसके इक्वल है, ज़ीरो के। f ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है। f ऑफ x की कितनी वैल्यूज़ हैं, तीन वैल्यूज़ हैं मेरे पास, लेकिन उसमें एक f ऑफ ज़ीरो भी तो है। f ऑफ ज़ीरो मेरे पास ज़ीरो के इक्वल है। f ऑफ x मैंने माइनस x क्यों ली है, क्योंकि f ऑफ x की जो वैल्यूज़ है मेरे पास है, चेक करें f ऑफ x की जो वैल्यूज़ हैं, लेस देन ज़ीरो पे माइनस x है, ग्रेटर देन ज़ीरो पे प्लस x है। तो जिस तरह लेफ़्ट हैंड लिमिट में मैंने माइनस x लिया था लेस देन ज़ीरो वाली, इसी तरह लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में भी हम यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में भी जो मैंने वैल्यू सेलेक्ट की है f ऑफ x की, वो माइनस x सेलेक्ट की है, ये ज़ीरो होगा तो माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अगर पहले कैंसिलेशन होती है तो पहले कैंसिलेशन होती है, बाद में लिमिट अप्लाई की जाती है, अदरवाइज तो यहाँ पर ज़ीरो बाई ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो x और x कैंसिल हो गया, आंसर -1। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। अब आ जाएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव पे। राइट हैंड डेरिवेटिव किस तरह होगा जी, ज़ीरो के ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस डेफिनेशन तो वही लगेगी हमारे पास है जो ये लगी है डेफिनेशन, ये ज़ीरो नेगेटिव था, ये ज़ीरो पॉजिटिव आ गया, f ऑफ x माइनस f ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई x माइनस ज़ीरो। लेकिन हुआ क्या है, ज़रा इस बात पे गौर करें कि यहाँ से मैंने f ऑफ x की जो वैल्यू पुट की है, f ऑफ x की वैल्यू कौन सी पुट की है, x पुट की है, बिकॉज पीछे भी हमने देखा था राइट हैंड लिमिट में भी हमने x ग्रेटर देन वाली वैल्यू पुट की थी, और ये f ऑफ ज़ीरो की हमने क्या पुट की है, ज़ीरो वैल्यू। नीचे ये है तो x और x कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 1। तो ज़रा गौर करें ना, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करें क्या आई थी हमारे पास, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी -1, और राइट हैंड ये -1 है इसका आंसर, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई है, 1। तो ये किस बात को शो कर रहा है कि f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फंक्शन डिफरेंशिएबल तब बनता है जब उसका लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या आ जाएं, इक्वल। तो अब देखिए ना बात क्या थी कि फंक्शन ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस तो था, लेकिन फंक्शन ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब है कॉन्टीन्यूस होने से ज़रूरी नहीं है कि फ़ंक्शन साथ क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। हाँ, इससे पहले हमने क्या प्रूव किया है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो लाजमी तौर पे उस पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, और मैंने ग्राफिकल इसकी एग्जांपल्स दी हैं आपको, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे कि कॉन्टीन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, बट if a function is differentiable at some point then surely the function will also be continuous at that particular point। अच्छा जी, आगे अब हम 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये आसान से क्वेश्चन है हमारे ये वाले। तो क्वेश्चन पहले ज़रा देखें, इफ़ f इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल, कि इफ़
एफ़ के कितने डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों? 2 डेरिवेटिव। एफ़ के हम कितने डेरिवेटिव ले सकते हों? 2 डेरिवेटिव। किस पॉइंट पे? एक्स नॉट पे। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू, ये जिस जगह से बिलोंग कर रहा है ना, ज़रा उसको ज़रा गौर से देखिएगा। सच दैट कि ये सारी जो चीज़ है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट देन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एफ़ के हम 2 डेरिवेटिव ले सकते हैं। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू एक्स नॉट माइनस एच, एक्स नॉट प्लस एच। और इसमें ये एच हमें पता होता है कि ये कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव, मतलब एक्स नॉट के नेबरहुड में एक्स नॉट से कोई वैल्यू माइनस कर रहे हैं, एक्स नॉट से कोई वैल्यू प्लस कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक्स नॉट है तो इधर एक्स नॉट माइनस एच है और इधर एक्स नॉट प्लस एच है। एक्स नॉट के सराउंडिंग में कोई एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा? सी। वो इधर भी हो सकता है और सी इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सच दैट कि अगर आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा? एफ़ डबल डेरिवेटिव एट सी के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन है हमारा। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने इस क्वेश्चन की लिखी है, जिसमें मैंने उसको लेफ़्ट हैंड साइड जो है, अगर पिछली स्टेटमेंट आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगी, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस 2 एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट माइनस एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर। ये बेसिकली क्या है कि राइट उसकी सराउंडिंग बनती है एक्स नॉट की, ये लेफ़्ट सराउंडिंग बनती है और ये एफ एक्स नॉट पे वैल्यू बनती है। ठीक है। तो मैंने असल में इस सारे का आंसर आपको पता है किसके इक्वल लेके आना है? एफ़ डबल डैश एट सी के इक्वल आंसर। ये सारा आंसर लेके आना है इसको, इसके इक्वल। ठीक है। अच्छा जी, अगर अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूँ, एच ज़ीरो पुट कर दूँ, तो यहाँ पर अगर एच ज़ीरो पुट करें तो क्या बन जाएगा? एफ एट एक्स नॉट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा ना, यहाँ पे मैं एच नहीं पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पे एच ज़ीरो पुट करूँ तो ये भी क्या बन जाएगा? एफ एक्स नॉट बन जाएगा। और ये नीचे एच अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँ तो ये भी क्या बन जाएगा? ज़ीरो बन जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा? एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट माइनस 2 एफ एक्स नॉट। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये इसमें क्या बन जाएगी? 0 बाय 0 फॉर्म। और आपने इंटर में एक पढ़ा हुआ है कि अगर लिमिट अप्लाई करने से 0 बाय 0 फॉर्म बन रही हो तो एक बड़ा फेमस रूल वहाँ पर अप्लाई करते हैं। हाँ जी, वो कौन सा रूल होता है? लॉपिटर रूल होता है हमारा। एक्सरसाइज आई थिंक तो 3.3 है BSc की, अप्लाइंग लॉपिटर रूल। उसमें लॉपिटर रूल कैसे अप्लाई किया जाता है कि आप न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलहदा लेते हैं सारा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलहदा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जब मैं लॉपिटर रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ तो लॉपिटर रूल जब मैं अप्लाई करूँगा तो लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, इसका जो डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा? एफ डैश। अच्छा, डेरिवेटिव इसी के रिस्पेक्ट लेना होता है। अब मैं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लूँगा जी? एच के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा, एक्स के रिस्पेक्ट नहीं, एच के, जो लिमिट के नीचे नंबर होता है हमारे पास। अच्छा जी, इसका डेरिवेटिव एफ नॉट एक्स नॉट प्लस एच इंटू एक्स नॉट प्लस एच का जब डेरिवेटिव दोबारा लूँगा तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात ज़रा ध्यान से देखिएगा, -2 ये आ गया, एफ एक्स नॉट, इसमें तो एच है ही कोई नहीं हमारे पास, तो जब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एच डेरिवेटिव दूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। प्लस एफ एक्स नॉट माइनस एच, इसका एफ़ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स नॉट माइनस एच इन टू आगे जो वैल्यू होती है अगर उसका दोबारा डेरिवेटिव लूँ तो एक्स नॉट का डेरिवेटिव 0 और माइनस एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच क्या बन जाएगा? -1। ये बात ज़रा देखिएगा ध्यान से, इसका डेरिवेटिव और आगे जो फंक्शन होता है उसका लास्ट में दोबारा डेरिवेटिव दिया जाता है। ठीक है। इसमें तो चूंकि एच इन्वॉल्व ही नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू एच डेरिवेटिव, ये विद रिस्पेक्ट टू एच तो कांस्टेंट बन जाएगा और उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव दिया तो लास्ट में दोबारा जब आपने उसमें दिया तो वो -1 आ गया। अब नीचे क्या था? एच स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव दिया तो क्या आ गया मेरे पास? 2h आ गया। अब अगर इसमें दोबारा मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर मैं h0 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स नॉट, ये यहाँ से ख़त्म हो चुका है, ये क्या 2 × 0 0 बन चुका है। अच्छा जी, ये ज़रा बात पे ध्यान कीजिएगा, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये माइनस जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ प्लस के साथ तो ये सेंटर में क्या आ जाएगा? माइनस। तो अगर मैं यहाँ भी लिमिट पुट करूँ h0 तो ये भी क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स नॉट, ये ख़त्म हो चुका है यहाँ से सारा। और नीचे अगर मैं लिमिट पुट करूँ h0 तो ये फिर 0 बन जाएगा। ऊपर दोनों कैंसिल होंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा? 0/0। ठीक है।
मतलब एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने के बाद भी ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सेकंड डेरिवेटिव ले सकता हूँ। तो क्वेश्चन की अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो उसमें हमने क्या लिखा था, इफ़ एफ इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो डबल डेरिवेटिव ले सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये जी मैं अगेन क्या अप्लाई कर रहा हूँ, लॉपिटर रूल अप्लाई कर रहा हूँ। लॉपिटर रूल जब अप्लाई करूँगा तो ये सिंगल डेरिवेटिव है तो कितना बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव एक्स नॉट प्लस एच इनटू इस पॉइंट पर अगेन डेरिवेटिव लूँगा तो 1 बन जाएगा, माइनस ये जो हमारा ये माइनस था ना ये वाला, प्लस इंटू माइनस क्या बनना था, माइनस एफ डबल डैश एक्स नॉट माइनस एच इंटू एक्स नॉट माइनस एच का अगेन डेरिवेटिव दूंगा तो क्या बन जाएगा, -1। ये माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे जी, प्लस बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 2 दफ़ा क्या अप्लाई किया, लॉपिटर रूल अप्लाई किया है। अब इसको ज़रा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के अभी मैं लिमिट नहीं अप्लाई कर रहा मैं। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो मुझे पता है वो क्या बनना है, इस दफ़ा 0/0 नहीं बनना। एक बात तो ये नीचे 2h था ना, 2h का डेरिवेटिव क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब जो बात बताना चाह रहा हूँ इसमें ज़रा इसको 1 का नाम दे के, एज सी बिलोंग्स टू एक्स नॉट माइनस एच एक्स नॉट प्लस एच, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर बात मौजूद है कि जो सी पॉइंट हमने लेना है ना, ठीक है, वो कहाँ पर होना चाहिए, एक्स नॉट माइनस एच और एक्स नॉट प्लस एच के दरमियान में होना चाहिए। तो इसका मतलब है सी जो है एक्स नॉट माइनस एच से बड़ा होगा और एक्स नॉट प्लस एच से क्या होगा, छोटा। जाहिर सी बात है कि अगर सी ने इन दोनों के दरमियान में होना है तो सी फिर इससे बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा जी, अब जब एच 0 अप्रोच होगा तो मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पर एच 0 अप्रोच करवाऊँ तो क्या बनता है, ये एच अगर 0 पुट करूँ, ये एच भी अगर 0 पुट करूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स नॉट लेस देन सी इज़ लेस देन एक्स नॉट। और अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन रही हो, ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन ए, तो ए की पॉसिबिलिटी बचती है कि दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, इक्वल। ऐसे नहीं हो सकता कि एट द सेम टाइम एक नंबर एक से लेस हो और फिर वो सेम टाइम पे उस नंबर से ग्रेटर भी हो और साथ लेस भी हो। तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि फिर वो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ज़रा इस बात को समझिएगा कि मैंने ये क्या कहा है कि एच क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है जब एच 0 को अप्रोच करेगा या जब मैं एच की जगह पे 0 पुट करूँगा तो वहाँ पर मैं एक्स नॉट की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, सी रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ज़रा आए इक्वेशन नंबर 1 पे। यहाँ पे लिमिट तो मैं पुट करने लगा था ना, लेकिन लिमिट पुट करने से पहले मैंने कह दिया है कि जब मैं लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 पुट करूँगा ना तो मैं एक्स नॉट की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, सी। क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में तो भी सी नज़र नहीं आया, मैंने आंसर में तो डबल डेरिवेटिव सी पे लेके आना है ना, इसका डबल डेरिवेटिव सी भी आना चाहिए। तो चलें जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट इन 1। अब 1 में पुट करें तो 1 में पुट करते हुए ज़रा गौर से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, एफ डबल डेरिवेटिव, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स नॉट। तो मैंने क्या दिया कि जब एच 0 पुट करना है तो एक्स नॉट को किसके इक्वल रखना है, सी के। तो ये देखें ज़रा, एक्स नॉट को मैंने किसके इक्वल रख दिया है, सी के। और एच को क्या पुट कर रहा हूँ, 0 प्लस एफ डबल डेरिवेटिव सी, एक्स नॉट की जगह पे एच 0 आ गया। तो एफ डबल डेरिवेटिव एट सी प्लस एफ डबल डेरिवेटिव एट सी, दिस 2 टाइम्स एफ डबल डेरिवेटिव एट सी। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, सारा आंसर क्या आ जाएगा, एफ डबल डेरिवेटिव एट सी के इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन की एक दफ़ा फिर मैं स्टेटमेंट ज़रा आपके सामने रिवाइज़ कर देता हूँ कि अगर हमारा एफ डिफरेंशिएबल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो सी पॉइंट हमें इन दोनों के दरमियान में ऐसा ज़रूर मिलेगा कि अगर आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करें तो एफ डबल डेरिवेटिव एट सी के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि एक फंक्शन है हमारा, लेट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 हो, और इसकी वैल्यू जो एक्स स्क्वेयर है जब एक्स ग्रेटर देन 1 हो। हमारे पास एक्स क्यूब है जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, और एक्स स्क्वेयर इसकी वैल्यू है जब जिसकी वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 1 हो। तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि शो दैट कि 1 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, इवन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये सिर्फ में जो हमने एक क्वेश्चन पीछे एक थ्योरम किया था ना कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो किसी पॉइंट पर तो ज़रूरी नहीं है उस पॉइंट पर साथ क्या हो, डिफरेंशिएबल भी, ठीक है। मतलब अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर किंक्स नहीं होंगे, हो सकता है उसके अंदर किंक्स हों, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो लाजमी तौर पर कट नहीं होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। तो ये फंक्शन अल्टीमेटली कौन सा बन जाता है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन बन जाता है।
तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि फंक्शन 1 पे कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलो जी, कॉन्टीन्यूटी आप खुद चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कितने डेरिवेटिव होते हैं? 2 डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेज लेफ्ट 1 पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये 1 पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ये नेगेटिव शो कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये नेगेटिव एट द सेम टाइम ये शो कर रहा होता है कि इफ़ दिस एफ ऑफ एक्स इज स्टेप फंक्शन, तो हमने वैल्यू कौन सी लेनी है? एक्स लेस देन 1 वाली। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये स्टेप फंक्शन है, इसमें एक्स लेस देन वाली वैल्यू कौन सी है? एक्स क्यूब। तो ये देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट की है? एक्स क्यूब। अब एफ ऑफ 1 में आपने वो वैल्यू लेनी होती है जिसमें एक्स इक्वल होता है 1 के। तो एक्स किसके इक्वल है? 1 के, और इधर क्या है? एक्स क्यूब है, और इसकी जो वैल्यू पुट करनी होती है तो क्या बन जाएगा? 1 का क्यूब। एफ ऑफ 1 क्या बनेगा? पहले तो इधर से वैल्यू सेलेक्ट करें ना, इक्वल वाली, और फिर वो जो वैल्यू होगी उसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना होता है आपने? 1। तो ये क्या बन गया? एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 1। तो ये बेसिकली किसका फार्मूला बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब लिमिट नहीं पुट करनी है अभी, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी? 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला आप इसमें देख सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब ये एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो मुझे बताएं कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास सारी मिला के किसके इक्वल आ गई है? 3 के। ये देखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करनी होती है? स्टेप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट में सिलेक्ट करते हैं, इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी सिलेक्ट करते हैं आप। अच्छा, जब आ जाए राइट हैंड डेरिवेटिव पे, राइट हैंड डेरिवेटिव की एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस आ गया। ठीक है, तो अब ज़रा गौर से देखें ना, मैंने वैल्यू कौन सी लिखी है? एक्स ग्रेटर देन वाली। एक्स ग्रेटर देन वाली वैल्यू कौन सी है? एक्स स्क्वेयर, बिकॉज वी आर टेकिंग राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा जी, तो माइनस एफ ऑफ 1 तो मेरे पास वही होगा 1 का क्यूब मेरे पास, बिकॉज एफ ऑफ 1 तो इक्वल वाली वैल्यू ली जाती है ना, और इक्वल वैल्यू हमारे पास कौन सी है? एक्स क्यूब की वैल्यू है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। अभी भी लिमिट नहीं पुट करनी, बिकॉज 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अगेन एक्स माइनस 1 विल बी कैंसल्ड आउट बाय एक्स माइनस 1, और मेरे पास क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स प्लस 1। तो लिमिट पुट करेंगे तो 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 किसके इक्वल था? 3 के, और राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 किसके इक्वल आ गया? 2 के। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो इसका मतलब है f1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही क्वेश्चन था हमारा कि एक फंक्शन जो है कि वो 1 पे कॉन्टीन्यूस तो है, लेकिन प्रूव करें कि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हमारा उसका कंप्लीट प्रूफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें जी कि एफ ऑफ एक्स अगर किसके इक्वल हो? एक्स क्यूब के मॉड के, देन कंप्यूट फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, सेकंड डेरिवेटिव एट 0 एंड थर्ड डेरिवेटिव एट 0 एंड शो दैट थर्ड डेरिवेटिव एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट। हमने प्रूव करना है कि थर्ड डेरिवेटिव एट 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अब इसको स्टार्ट करने से पहले ये मॉड वाला फंक्शन है। मॉड वाले फंक्शन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? कितनी वैल्यूज़ होती हैं? 3 वैल्यूज़ हमारे पास। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक पॉजिटिव होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा, एक माइनस होगी जब x लेस देन 0 होगा, और एक इसकी वैल्यू 0 होगी जब x क्या होगा? इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वाले की वैल्यू हम इस तरह निकालते हैं। अगर इसके अंदर x माइनस भी कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही हो तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसी तरह हम उसको 0 पुट करके x को सेपरेट करते होते हैं उसमें। ठीक है, तो अब फंक्शन ये है, उसको पहले मैंने कौन सा फंक्शन बना लिया है? स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब इसमें मैं क्या काम करने जा रहा हूँ? पहला डेरिवेटिव एट 0 पे f'0 मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। किस पर? 0 पर फाइंड करने जा रहा हूँ मैं।
तो स्टेप फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है? दो डेरिवेटिव मालूम किए जाते हैं। पहले मालूम करने लगा मैं ज़ीरो पे लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या होगी? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ज़ीरो। तो शाबाश देखें ज़रा, चूँकि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव है तो एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी सिलेक्ट की जाएगी? लेस दैन ज़ीरो वाली, और वो कौन सी बनती है? माइनस एक्स क्यूब। ठीक है। और एफ़ ऑफ ज़ीरो तो मुझे पता है इक्वल में वैल्यू ली जाती है, और वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के। और नीचे एक्स माइनस ज़ीरो आ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स आ गया। तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों कैंसिल होकर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो का आंसर किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के इक्वल आ गया। ठीक है। अब जब मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा, ये चेक करें राइट हैंड डेरिवेटिव इसका। राइट हैंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एक्स माइनस ज़ीरो। तो ज़रा ये देखें शाबाश, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने कौन सी सिलेक्ट की है? एक्स क्यूब ग्रेटर देन ज़ीरो वाली। ठीक है। एफ ऑफ ज़ीरो का गेन आंसर ज़ीरो होगा, नीचे एक्स माइनस ज़ीरो है, तो एक्स क्यूब माइनस ज़ीरो बाई एक्स दोनों कैंसिल होकर राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के इक्वल। तो चूंकि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल, तो हम कहेंगे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और इसका डेरिवेटिव ज़ीरो पे किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के। जब दोनों डेरिवेटिव इक्वल हैं तो हम कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव भी फिर वही नंबर हमारे पास है। ठीक है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ना, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा कि ये मैं पहला डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इधर देखें फंक्शन मेरे पास सिंपल आ रहा है। ठीक है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इधर फंक्शन विदाउट डेरिवेटिव है। तो यहाँ से एक बात ही होती है कि अगर मैं डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो इधर लिमिट के साथ जो लिखा होता है वो सिंगल डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है। और अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब सेकंड डेरिवेटिव कैसे आता है? आप फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन क्या ले लेते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव इस तरह आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे आया था कि आपने एफ़ पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई की थी, तो डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा? आप एफ़ डैश पे डेरिवेटिव की क्या अप्लाई करेंगे? डेफिनेशन। और थर्ड डेरिवेटिव कैसे आएगा? आप एफ़ डबल डेरिवेटिव पे किसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे? डेरिवेटिव की। तो डबल डेरिवेटिव से क्या बन जाएगा? थर्ड। जिसमें एफ़ से फर्स्ट बने, फिर फर्स्ट से क्या बनेगा? सेकंड, और सेकंड से क्या बनेगा? थर्ड बनेगा। अच्छा जी, अब इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। नो फॉर एफ डबल डैश एट ज़ीरो फर्स्ट वी फाइंड एफ डैश एक्स। तो ज़रा ये एफ एक्स आपके पास मौजूद था ना, सिंस एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ज़ीरो के, और साथ ये इनइक्वालिटीज़ हमारे पास है। तो यहाँ से ज़रा डेरिवेटिव लेना एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब क्या बन जाएगा? 3x स्क्वेयर, माइनस एक्स क्यूब क्या बन जाएगा? माइनस 3x स्क्वेयर, और ज़ीरो का डेरिवेटिव अगेन क्या आ जाएगा? ज़ीरो। अब इससे पीछे वाली जो चीज़ हमारे पास उसको आपने भूल जाना है। अब समझ लें यहाँ से दोबारा एक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब ये तीन वैल्यूज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, इससे पिछली वैल्यूज़ आप भूल जाएं। अब मैं कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करने लगा हूँ? डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो। तो चूँकि डबल डेरिवेटिव के लिए हमारे पास जो पीछे वैल्यूज़ हैं सिंगल वाली, वो कौन सी हैं? स्टेप वाली। तो कितने डेरिवेटिव फाइंड किए जाएंगे जी? दो डेरिवेटिव। पहले जी डबल डेरिवेटिव लेफ़्ट हैंड। तो डबल डेरिवेटिव लेफ़्ट हैंड के लिए क्या डेफिनेशन लगेगी? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव एफ डैश एक्स माइनस, क्योंकि डबल फाइंड करना है तो सिंगल पर डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है। ये बात छोटी सी, अगर समझ लें तो क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है इतना। अच्छा जी, तो ये आ गया मेरे पास। अब ज़रा इस बात से गौर करें कि ये मैं लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो एफ़ डैश एक्स की मैंने कौन सी वैल्यू पुट की है? माइनस 3x स्क्वेयर, बिकॉज एक्स लेस देन ज़ीरो वाली, क्योंकि लेफ़्ट में हम एक्स लेस देन वाली वैल्यू ले रहे होते हैं। ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो एफ़ डैश एक्स माइनस एफ़ ऑफ ज़ीरो, तो ये वैल्यू आ गई। ये ज़ीरो ज़ीरो ख़त्म होंगे तो माइनस 3x स्क्वेयर बाई एक्स आ गया। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस 3x। तो जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया? ज़ीरो आ गया लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव डबल मालूम करूँ तो उसकी डेफिनेशन लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो प्लस एफ़ डैश एक्स माइनस एफ़ ऑफ ज़ीरो बाई एक्स माइनस ज़ीरो। तो एफ़ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी?
3x² आ जाएगी, या पीछे वो जो स्टेप किया है मैंने उसको देख सकते हैं आप। तो उसी तरह 0 0 जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी 3x बच जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो डबल है वो भी किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो डबल डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड और डबल डेरिवेटिव राइट हैंड दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब नेक्स्ट अगर मैंने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले जो मेरे पास है डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा ना, मतलब x की फॉर्म में। तो जिस तरह मैंने f(x) से f' लिया था, तो f' मेरे पास क्या है, 3x² माइनस 3x² 0। तो अगर मैं f" स्टेप फॉर्म में अगर मालूम करना चाहूँ तो 3x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6x माइनस 3x² का डेरिवेटिव माइनस 6x और 0 मेरे पास x इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, चूँकि अगर मैंने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव पे क्या लगानी पड़ेगी, डेरिवेटिव की डेफिनेशन। तो अब यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दें जी। अब इससे पीछे वाली वैल्यू भूल जाएं और इससे आगे हमने इसको स्टार्ट करना है। तो देखें जी जल्दी से शाबाश, लेफ्ट हैंड थर्ड डेरिवेटिव एट 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f डबल डेरिवेटिव एट x माइनस f डबल डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। तो आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब मैंने f डबल डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन वैल्यू ली है, ये क्या ली है, -6x, बिकॉज x लेस दैन 0 पे -6x है। तो ये 0 और 0 जब कैंसिल होंगे तो x और x कैंसिल होकर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -6। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 थर्ड डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू -6। और अब अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेता हूँ, राइट हैंड थर्ड डेरिवेटिव एट 0, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f डबल x माइनस f डबल एट 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। तो देखें मैंने कौन सी वैल्यू ले ली है, f डबल डैश एट x की 6x, बिकॉज ये देखें मेरे पास कौन सी वैल्यू बन रही है ग्रेटर देन 0 पे f डबल की 6x। तो उसी तरह आप जब 0 इसमें से और x माइनस 0 जाएगा तो 6x और x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, 6। तो राइट एंड थर्ड डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 6 के। लेफ्ट एंड थर्ड डेरिवेटिव किसके इक्वल था, -6 के। तो चूँकि ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब है थर्ड डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको शुरू से याद हो इसमें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अगर f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब है तो f ये दोनों फाइंड करें और शो करें कि थर्ड डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके बाद बाकी जो वो नेक्स्ट लेक्चर में है।